मैं सौरभ सिंह चौहान प्रॉस्पेरस एडुकेयर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं समास। समास को इंग्लिश में कंपाउंड कहा जाता है और आज हम पढ़ेंगे समास की परिभाषा क्या है, समास विग्रह किसे कहते हैं, कैसे समास विग्रह किया जाता है ना, और समास के भेद क्या होते हैं। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि जितने भेद हैं समास के, उसमें से एक महत्वपूर्ण भेद जो अव्ययी भाव समास है, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं समास होता क्या है। समास का अर्थ होता है छोटा करना। क्या होता है? समास का अर्थ होता है छोटा करना या संक्षिप्त रूप। ठीक है, मतलब कि जब दो या दो से अधिक शब्द जब परस्पर एक साथ हो जाते हैं या एक नज़दीक आ जाते हैं एक दूसरे के, तब समास का निर्माण हो जाता है। मतलब कि जब दो शब्द मिल जाते हैं आपस में, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संधि में वर्ण मिलते हैं, यहाँ पर पद मिलेंगे या शब्द मिलेंगे, पद या शब्द मिलेंगे। संधि में वर्ण का मेल होता है और समास में पदों का मेल होता है। क्या होता है समास में? पदों का मेल, पदों का मेल। ठीक है, अब समस्त पद क्या होता है? इसमें समस्त पद और समास पद और समासयुक्त पद, ये क्या होता है? समस्त पद उस पद को कहते हैं जब समास प्रक्रिया से जो पद बनता है, उसी पद को हम समस्त पद कहते हैं। होता क्या है, समास में दो होते हैं पद, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। क्या होता है? एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। ठीक है, तो जो पहले होता है उसे पूर्व पद बोलते हैं और जो बाद में होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है उदाहरण चिड़ी मार। ठीक है, तो ये जो चिड़ी मार है, चिड़ी मार में चिड़ी जो है ये पूर्व पद है और जो मार है वह उत्तर पद है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूर्व पद और उत्तर पद है, ये दोनों पदों के जो मिलने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम समस्त पद कहते हैं, है ना। मतलब कि समास बनने की प्रक्रिया को समास पद कहते हैं, और समास पद भी कहा जाता है और समास युक्त शब्द भी कहा जाता है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं समास की परिभाषा। परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप कर पास पास लाकर बनाए जाने वाले शब्द, यौगिक शब्द को समास कहते हैं। देखिए, जब समास का विग्रह करते हैं तो वहाँ पर का, के, की, को, में, पर ऐसे जो शब्द हैं, कारक हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे चिड़ी मार लिखा है तो चिड़ियों को मारने वाला, तो यहाँ पर जो को शब्द आया है ये क्या है? ये कारक चिन्ह है ना। तो ऐसे जो कारक चिन्ह है उनका लोप हो जाता है और अन्य शब्दों का भी लोप हो जाता है, और ये जब लोप हो जाता है और एक साथ मिल जाता है, एकजुट हो जाता है, तब वहां पर बनता है समास। अब समास विग्रह क्या होता है? शब्दों को अलग अलग करने की रीति को ही समास विग्रह कहते हैं। विच्छेद कब बोलते हैं? जब संधि का विच्छेद करते हैं। जब वर्णों को अलग करते हैं वहां पर विच्छेद कहलाता है, और जब शब्दों को अलग करते हैं विग्रह, तो उसे विग्रह कहते हैं। ठीक है, वैसे दोनों का अर्थ एक ही होता है, विग्रह और विच्छेद का अर्थ एक ही हो जाता है, अलग अलग करना, किंतु यहाँ पर समास में हम विग्रह शब्द इस्तेमाल करेंगे, ना कि समास विच्छेद। ठीक है, अब इसमें हम देखते क्या है कि विग्रह कैसे किया जाए। जब कभी हम विग्रह करेंगे तो हमें एक बात जरूर ध्यान रखनी होगी, जो हमने पिछले वीडियोज में पढ़ा है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, तो वो जो कारक चिन्ह है, तो कारक चिन्ह हमें पता होने चाहिए, और कारक चिन्ह कहाँ पर कैसे इस्तेमाल होते हैं ये हमने पिछले वीडियो में बताया है। तो विग्रह करते समय उन सभी शब्दों, कारकों, कारक चिन्ह आदि का पुनः से ले आना जिनका लोप किया जा चुका है, तो उनको पुनः से ले आना ही क्या हो जाएगा? विग्रह करना हो जाएगा। जैसे लिखा है चरण कमल, तो चरण कमल का जो सही विग्रह होगा वो क्या होगा? कमल के समान चरण, न कि चरण के समान कमल। ठीक है, तो कमल के समान चरण, इसका सही विच्छेद हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। फिर आते हैं समास के भेद में। समास के भेद, समास में दो पद होते हैं, मैंने बताया पूर्व पद और उत्तर पद। तो उन दो पदों में जो पद, जिस पद की प्रधानता रहेगी, मतलब कि जो पद प्रधान रहेगा, उसी पद के आधार पर हम समास को पहचानेंगे कि कहाँ पर कौन सा समास है, कहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा, कहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, कहाँ पर कर्मधारय समास होगा। तो ये चीज हम देखेंगे किस आधार पर? उसके प्रधानता के आधार पर।
अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है, समास में जो अर्थ के आधार पर प्रधानता है, अर्थ के आधार पर जब इसका विभाजन करते हैं या भेद करते हैं तो इसके 4 भेद आते हैं। ठीक है, अर्थ की इसी प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद हैं। मैंने यहाँ पर देखिए एक चार्ट बनाया है, तो चार्ट को आप समझिएगा। तो अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, ये अर्थ के आधार पर मैंने बांटा है यहाँ पर। अब आप सोच रहे होंगे कर्मधारय और द्विगु समास को इसमें तत्पुरुष के अंतर्गत क्यों रखा गया है? क्योंकि तत्पुरुष समास में प्रथम पद की प्रधानता रहती है ना, उसी आधार पर इसको तत्पुरुष में रखा गया है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास में कुछ इसके भाग हैं, कुछ इसके भेद हैं, जैसे लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष, अलुप्त तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, लुप्त पद तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष, द्विगु तत्पुरुष। ठीक है, फिर द्वंद्व समास में इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, विकल्पिक द्वंद्व, है ना, फिर बहुब्रीहि समास। तो इस तरह से हमारा समास का ये भेद हो जाता है। तो वैसे कुल मिलाकर कितने भेद होते हैं? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो ये 6 होते हैं, लेकिन अर्थ के आधार पर इसे हम 4 भेद में ही बांटे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अव्ययीभाव समास की। अव्ययीभाव समास को एडवर्बियल कंपाउंड कहा जाता है। इसको पहचानेंगे कैसे? इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, इसका जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय होता है। अब अव्यय क्या होता है? अव्यय को देखिए, अव्यय का अर्थ होता है जिसका कभी व्यय न हो। क्या ना हो? जिसका कभी व्यय ना हो, कोई खर्च ना हो, है ना, वही होता है अव्यय। मतलब कि जिसका भाषा प्रयोग में रूप सदैव एक जैसा होता है, उसके रूप में कोई व्यय नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, वही होता है अव्यय। जैसे मैं थोड़ा इसको और अच्छे समझा दूं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि में क्या होता है? परिवर्तन आता है। संज्ञा जैसे मैंने ले लिया उदाहरण के लिए लड़का, क्या ले लिया? लड़का। ठीक है, तो इस लड़का को इसमें लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन होगा। लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन होगा। मतलब लड़का का लड़के हो जाएगा, लड़की हो जाएगा, लड़के हो जाएगा, है ना। तो लिंग में परिवर्तन हो रहा है, लड़का का लड़की हो रहा है। वचन में परिवर्तन आ रहा है, लड़का से लड़के आ रहा है, लड़के हो रहा है ना, कई सारे लड़के, लड़कों हो रहा है। ठीक है, उसका का उसकी हो रहा है, उसके हो रहा है, उसको हो रहा है। जाता का जाति, जाते, है ना। अगर विशेषण की बात करें तो अच्छा, अच्छाई क्या है? विशेषता है ना। तो अच्छा का अच्छी हो रहा है ना। अच्छाई क्या है? विशेषण है ना। तो इसका अच्छा का अच्छी लड़की है, अच्छा लड़का है, अच्छे लड़के हैं, है ना। तो ये क्या है? ये परिवर्तन है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा, जब अव्ययीभाव समास होगा तो अव्ययीभाव समास में ये परिवर्तन नहीं आएगा। क्या होगा? ये जो परिवर्तन आ रहा है लिंग, वचन, कारक में, यह परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब उपसर्ग और प्रत्यय आपने पढ़ा है, पिछले वीडियो में मैंने इसको पढ़ाया है। तो उपसर्ग से भी अव्यय बन जाता है। तो अव्ययीभाव जो समास है, इसमें उपसर्ग भी रहेगा और अव्यय भी रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण के रूप में लिखा है, यथाशक्ति, यथासंभव, यथाशीघ्र। तो यहाँ पर जो यथा है, तो यथा क्या है? यथा आपका अव्यय है। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब अव्ययीभाव समास में 2 इसके भेद हैं, एक होता है अव्यय पद पूर्व, एक होता है नाम पद पूर्व। इसको मैंने यहाँ पर लिखा है पहला पद अव्यय। तो अव्यय पद पूर्व में क्या होता है? जो पहला पद है वो पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, और जो नाम पद पूर्व होता है, नाम पद पूर्व में क्या होता है? जो पहला पद है उसमें नाम आएगा। क्या आएगा? पहला पद में नाम आएगा। ठीक, तो चलिए इसका परिभाषा देख लेते हैं। जिसका भाषा प्रयोग में ठीक है, जिसका भाषा प्रयोग में रूप सदैव एक जैसा होता है, उसके रूप में कोई व्यय नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, वही होता है अव्ययीभाव समास। ये अव्यय की परिभाषा हो गई थी, और अव्ययीभाव समास भी यही होता है। ठीक है, यहाँ संभव हो सकने का भाव जैसा पर निर्भर कर रहा है। देखिए यहाँ पर जो मैंने उदाहरण दिया यथा संभव, तो यथा संभव में जो यथा है, यथा का मतलब होता है जैसा। तो
यथा क्या दे रहा है, भाव प्रकट कर रहा है, ठीक है, एक भाव दे रहा है। तो जो भाव प्रकट कर रहा है, तो भाव के आधार पर ही हम उसका अर्थ निकालेंगे। अब जिस भी शब्द की प्रधानता होगी, यहाँ पर किसकी प्रधानता है, पहले शब्द की, है ना, यथा की, पहले शब्द की, ठीक है। तो यहाँ संभव हो सकने का भाव जैसा पर निर्भर कर रहा है, किस पर निर्भर कर रहा है, जैसा शब्द पर निर्भर कर रहा है। अतः पहला शब्द का अर्थ प्रधान है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने उदाहरण लिया है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा स्थान, जो स्थान निर्धारित है, यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो, आजीवन, जीवन भर। तो यहाँ पर आ, यथा, 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 आमरण, मरण तक, बेफायदा, बिना फायदे का, ठीक है, आजन्म, तो जन्म से, बखूबी में बा हो गया, खूबी सहित, ठीक है, मरणोपरांत मरण, ये मरण उपरांत, मरण के उपरांत, अवसरानुसार, हर वर्ष, मारा मारी, लूटम लूट, लूट के बाद लूट, मार के बाद मार, अनुदेश, निर्देश के अनुसार, देश के अनुसार, ठीक है, अनुमान, मान या मानदंड के अनुसार, प्रतिबिंब, बिंब के अनुसार, बिंब का बिंब। अब मैंने बताया था दूसरा जो भाग है इसका, दूसरा भेद है, वो है पहला पद, नाम पद, ठीक है। तो इसका क्या होगा, पहला पद अव्यय या उपसर्ग न होकर संज्ञा या विशेषण शब्द होता है। संज्ञा विशेषण शब्द अन्यत्र लिंग वचन कारक में अपना रूप बदल लेते हैं, किंतु अव्ययीभाव समास में आने पर इनका रूप स्थिर रहता है, ठीक है। किंतु समास विग्रह भिन्न ढंग से हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा विवेक पूर्वक, तो विवेक क्या है, विवेक नाम है ना, संज्ञा है, तो संज्ञा यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, तो विवेक पूर्वक ये भी अव्ययीभाव समास होगा, ठीक है। और कुशलता पूर्वक, कुशलता पूर्वक में कुशलता क्या है, कुशलता आपका विशेषण है, विशेषता बता रहा है, कुशल व्यक्ति है ना। तो कुशलता पूर्वक, कुशलता के साथ, कथनानुसार, कथन के अनुसार, साफ साफ, साफ के बाद साफ, एक एक, एक के बाद एक, हाथों हाथ, हाथ के बाद हाथ, भागम भाग, भागने के बाद भागना। यहाँ पर एक एक और गिनती वाला जो आप वो मत समझ लीजिएगा कि द्विग समास है ना, द्विग में गिनती तो आती है लेकिन उसका एक विशेष अर्थ निकलता है। आप उसको हम अगले वीडियो में जब भी द्विग समास पढ़ाऊंगा तो फिर बताऊंगा। तो यहाँ पर आपका अव्ययीभाव समाप्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर हम चलिए इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा। समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा, समास विग्रह कैसे किया जाता है ना, और समास के भेद कितने होते हैं। तो हमने यहाँ पर चार्ट में देखा समास के भेद कितने हैं, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के कितने सारे भेद हैं, है ना। उसी में इसी में कर्मधारय समास और द्विग समास हमने पढ़ा, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास ये हमने देखा। फिर इसके बाद हम देखते हैं अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या होता है, अव्ययीभाव समास में पूर्व जो पद है उसकी प्रधानता रहती है और उसमें अव्यय शब्द आता है ना, यथा, आ, भर, नींद, है ना, अन्न, प्रति, प्रतिदिन, प्रति। तो ये जो शब्द हैं ये अव्यय शब्द हैं, इनका सबसे पहले प्रयोग होता है। तो ऐसे हम पहचानेंगे अव्ययीभाव समास। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर कहीं पर आपका सुझाव है, सजेशन है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, जय हिंद।